अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स का बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखे थे सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब आखिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं। तो हमने बहुत सारी कंफ्यूजन्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा जो कि साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ी ऑर्गेनिजम्स के कॉमन नेम्स की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका सोल्यूशन निकाला कि हर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम दिया जाए, और ये साइंटिफिक नेम्स यानी जब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक्सेप्ट हुआ और अडॉप्ट किया गया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने के लिए, तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के नेम से रिलेट करती थी वो खत्म हो गई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करना, मतलब हम कैसे महफूज कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि चैप्टर नंबर 3 ही बायोडाइवर्सिटी है, मतलब हमने अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि आखिर बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज की कितनी वैरायटी प्रेजेंट है हमारे इकोसिस्टम में, या डिफरेंट इकोसिस्टम्स में स्पीशीज की कितनी टाइप्स पाई जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ रही है। हम देखते हैं कि लास्ट सेंचुरी से लेकर अब तक बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखा गया है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह हम हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज या ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबब बन रहे हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे बहुत तेजी से ह्यूमन की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, और ह्यूमन की पॉपुलेशन में इजाफा होने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी में कमी होती जा रही है, या बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखा जा रहा है। आखिर कौन सी एक्टिविटीज हैं या कौन से वो एक्शंस हैं ह्यूमन बीइंग्स के जो कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबब बन रहे हैं। हम ये देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पीशीज बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं, मतलब बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, और हम इन स्पीशीज को नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। तो हम किसी भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? आ स्पीशीज दैट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि मजीद किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल लें तो वो हैं डायनासोर्स, क्योंकि दुनिया में अब कहीं पर भी डायनासोर्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं वर्ल्ड से।
मतलब ये दुनिया से नापैद हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब हम इन डायनासोर्स की किसी किस्म की कोई भी स्पीशीज दुनिया में नहीं देखते, मतलब ये दुनिया में नहीं पाए जाते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज बिकॉज दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन आवर इकोसिस्टम, मतलब ये मजीद हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। हम एक और तरीके से भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को डिफाइन कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन आपके साइड बॉक्स में दी गई है। तो वो डेफिनेशन क्या है? इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो डाउट that the last individual of that species has died in an ecosystem। मतलब किसी भी इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होगी? जब हमें ज़रा सा भी इस बात पे शक नहीं होगा कि उसका लास्ट इंडिविजुअल भी मर चुका है, बल्कि हमें इस बात पे ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि उसका लास्ट इंडिविजुअल भी अब जिंदा नहीं है, तो हम उस स्पीशीज को कहेंगे कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब ये नापैद हो गई है। इसी तरह कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज की तरफ जा रही हैं जब हम ये कह सकते हैं कि हमें ये मज़ीद स्पीशीज नज़र नहीं आएंगी अपने इकोसिस्टम में, या नहीं नज़र आएंगी अपनी दुनिया में। तो ऐसी स्पीशीज जो अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई मगर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम नाम देंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज का। तो हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे अ स्पीशीज इज कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, मतलब ऐसी स्पीशीज जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती है या वो रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के नियर फ्यूचर में, तो उसे हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्टूडेंट्स, इसी तरह आपकी बुक में कुछ एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज दी गई हैं। हम देखते हैं कि ये कौन से एग्जांपल्स हैं। तो ब्लैक बक है, हैंगुल है, लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है। ये एग्जांपल्स हैं एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। हमें चाहिए कि हम ऐसे स्टेप्स लें जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, और हम ऐसी एक्टिविटीज से बचें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस की तरफ लेके जा रही हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस पर, किस तरह हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमने देखा कॉज किसी भी बायोडाइवर्सिटी या किसी भी इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन का, तो वो एक्शन से ह्यूमन बीइंग्स के, और उसकी वजह क्या है कि दिन ब दिन ह्यूमन की पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। अगर हम 10,000 साल पहले की बात करें तो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी 5 मिलियन, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये बढ़ गई है 700 मिलियन तक। अगर हम ये देखें कि एक दिन में ह्यूमन की पॉपुलेशन में कितना इजाफा देखा जाता है, तो तकरीबन 2,60,000 नए इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं हर दिन। मतलब हर रोज हमारी पॉपुलेशन में 2,60,000 इंडिविजुअल्स का इजाफा होता है। और अगर हम ये देखें कि एक मिनट में कितने इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं, तो 180 न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि इंतहाई तेजी से ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन में हो रहा है इजाफा, और इस इजाफे की वजह से ही हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस सबसे ज़्यादा किस वजह से हुआ, तो वो है हैबिटेट लॉस, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म की जगह हमने डिस्ट्रक्ट की और
अपने लिए जगह हमने वहां बनाई, यानी अपने घर बनाए, अपने हॉस्पिटल्स, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और अपनी एम्प्लॉयमेंट के जराए उस जगह पैदा किए। हम देखते हैं सिर्फ हैबिटेट लॉस ही बायोडाइवर्सिटी के लॉस का कॉज नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कॉज है किसी भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक्सटिंक्शन देखें स्पीशीज की, तो उसके बहुत सारे और कॉजेज भी हैं। जैसे कि हैबिटेट लॉस के साथ साथ हम देखते हैं कि हंटिंग, इसके अलावा किसी भी नई स्पीशीज का इंट्रोडक्शन या रिमूवल किसी भी इकोसिस्टम में, साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम को हम डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन भी एक कॉज है किसी भी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ परसेंटेजेस दी गई हैं जो कि किस चीज़ की परसेंटेज है? ये परसेंटेज है उन कॉजेस की जो कि स्पीशीज लॉस का या स्पीशीज की एक्सटिंक्शन का बायस बन रही हैं। तो हम वो परसेंटेजेस देख लेते हैं। अगर हम ये देखें कि हंटिंग कितना हिस्सा डालती है किसी भी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि हंटिंग 23% जो है वो शामिल है किसी भी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज में। फिर अगर हम ये देखें कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो कितने परसेंट जो है वो बायस बनती है किसी भी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन में, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की जो परसेंटेज है वो है 36%। इसका मतलब ये हुआ कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या हैबिटेट लॉस भी बहुत बड़ी वजह है किसी भी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन का। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि किसी भी इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन जो होती है किसी और नए स्पीशीज की, वो कितने परसेंट जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में किसी दूसरे स्पीशीज के लिए जो है वो नुकसानदेह होती है या वो उस स्पीशीज के लिए जो है वो एक्सटिंक्शन का बायस बनती है, तो वो है 39%। यानी किसी भी स्पीशीज का इंट्रोडक्शन बायस होती है 39% किसी और दूसरी स्पीशीज के लॉस का या एक्सटिंक्शन का। बाकी जो रीजंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो वो 2% जो है वो हिस्सा डालती हैं किसी भी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन में। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया है या नहीं आया। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती हैं। इन एन इकोसिस्टम अ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem। यानी ऐसी स्पीशीज किसी भी इकोसिस्टम में जिनके बारे में ये डाउट ना रहे कि उनका लास्ट इंडिविजुअल भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या वो नापैद हो गई हैं। या फिर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्पीशी जो कि मज़ीद उस इकोसिस्टम में जिंदा नहीं है, तो ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी। A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem। यानी ऐसी स्पीशीज जो कि किसी इकोसिस्टम में मज़ीद जिंदा ना रहे, तो ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशी है, यानी कि ये अब मज़ीद इस इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीशी। तो एंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती है? अ स्पीशीज इज कॉल्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, या फिर हम यूँ कह दें कि उसके एक्सटिंक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है नियर फ्यूचर में, तो ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं कि ये क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशी है।
इसके बाद स्टूडेंट्स जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे कि हम लोगों ने आज के टॉपिक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ी एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। और हम देख लेते हैं कि आपने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी एक्सटिंक्ट या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज की। तो हमने पढ़ा था कि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इसके अलावा हैंगुल है, और भी बहुत सारी हमने जो है वो स्पीशीज पढ़ी, जिनमें से आप जो है वो कुछ नाम जो है वो आपके जहन में होने चाहिए, यानी आप 3-4 नाम जो है वो लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, तो आप 4 नेम्स या 6 नेम्स या 2 नेम्स आप लोगों को ज़रूर याद होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हाउ मेनी पीपल एड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये बताना है कि हर दिन यानी ईच डे ह्यूमन की पॉपुलेशन में यानी दुनिया में ह्यूमन पॉपुलेशन में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हर दिन दुनिया की पॉपुलेशन में कितना इजाफा हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मोर देन 2,60,000 पीपल आर एडिड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, यानी हर रोज़ तकरीबन 2,60,000 लोगों का इजाफा हो रहा है दुनिया की पॉपुलेशन में। तो इसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी पीपल लिव ऑन अर्थ टुडे, यानी आज दुनिया में कितने लोग ज़मीन पर प्रेजेंट हैं। अगर आज हम देखें कि ज़मीन पर कितने अफराद या कितने लोग जो है वो रहते हैं, तो हमें पता चलेगा कि तकरीबन 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ टुडे। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी पीपल एड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे, यानी दुनिया की पॉपुलेशन में हर मिनट में कितना इजाफा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोर देन 180 पीपल आर एडिड ईच मिनट, यानी हर मिनट में तकरीबन 180 लोगों का इजाफा हो रहा है दुनिया की पॉपुलेशन में। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कि आज के लेक्चर से ही रिलेटेड है वो क्या है, नेम कॉजेस ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, यानी आपने ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जो कि स्पीशीज एक्सटिंक्शन में जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेम्स लिखने हैं। तो हमने कौन कौन से जो है वो कॉजेस पढ़े हैं जो कि स्पीशीज की एक्सटिंक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो हमने पढ़ा कि हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी स्पीशीज के रहने की जगह यानी हैबिटेट लॉस कर दें, यानी उसके रहने की जगह को ख़राब कर दें, आप दरख्त काट दें, आप ओवर हंटिंग करें, या आप किसी भी एरिया या हैबिटेट में किसी नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं या किसी भी स्पीशीज़ को वहाँ से रिमूव कराएं। इसके अलावा जो पोल्यूशन में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और इसके बाद जो लास्ट हमारे पास कॉज है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी जो मौसम में अचानक तब्दीली हो जाती है उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि स्पीशीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो ये सारी जो वजूहात हैं इनके नेम्स आपने लिखने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो ये नेम्स आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, आप इनकी जो है वो नंबरिंग करके भी जो है वो इनके नेम्स बता सकते हैं कि ये कॉजेस हैं जो कि स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गिव परसेंटेज ऑफ हंटिंग एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आपने जो है वो हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की परसेंटेज बतानी है कि कितनी परसेंटेज है इसकी, जिस परसेंटेज से ये क्या करते हैं, ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम हंटिंग की परसेंटेज देखें तो तकरीबन 23% हंटिंग और तकरीबन 36% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है ये अपना रोल प्ले कर रही है या कंट्रीब्यूट कर रही है इन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। इसलिए आपने इन क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस करनी है और आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है अपने पेपर की प्रेपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स हमने आज देखा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमने ये पढ़ा कि किसी भी इकोसिस्टम में 2 टाइप्स की स्पीशीज होती हैं,
एक वो जो मजीद उस इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती, जिसको हमने नाम दिया एक्सटिंक्ट स्पीशीज का, और दूसरी वो जिनको ये खतरा लाहक होता है कि वो नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये दो स्पीशीज हमने पढ़ी आज के टॉपिक में, और साथ साथ हमने डिस्कस की कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। और फिर हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, यानी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने देखा, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ या ह्यूमन बीइंग्स के एक्शंस जो कि वजह बनते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इसके अलावा हमने ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ ये भी देखा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट कर रहे हैं, और हमने इनकी परसेंटेजेस भी पढ़ी। उम्मीद है आज के लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप भी इस बात पे गौर कर रहे होंगे कि हमारी वजह से, यानी ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और अल्टीमेटली इस बायोडाइवर्सिटी का लॉस असल में हमारे इकोसिस्टम का ही लॉस है, और ये लॉस अल्टीमेटली हमें नुकसान पहुंचाएगा और किसी किस्म का फ़ायदे का बाइस नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग भी ऐसे स्टेप्स उठाएं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, ताकि आने वाले मसाइल से आप लोग भी महफूज रह सकें और आपकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की बाकी स्पीशीज भी महफूज रह सकें। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी वजह से किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचे और किसी और ऑर्गेनिज्म के नुकसान की वजह से अल्टीमेटली हमें नुकसान ना पहुंचे। उम्मीद है आप लोगों को आज के टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और आप लोग भी वो सब स्टेप्स लेंगे जो कि कंजर्व करा सकता है बायोडाइवर्सिटी को। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी सराउंडिंग्स या अपने इकोसिस्टम का भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।